हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग अबाउट द मेन नेशनल मूवमेंट्स लाइक द स्वदेशी, बॉयकॉट, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस, इनके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी लेजिस्लेशन पास किए हैं उसको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द इंटेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस एक्ट। The British Parliament enacted the Charter Act of 1813 in order to extend the East India Company's authority over the Indian territories for another 2 decades. 2 decades, that is 20 years. देखिए, इसको बेटर समझने के लिए let us go into the background. In the year 1600, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट और एक प्रिविलेज दिया था कि साउथ एशियन नेशंस के साथ वो ट्रेड कर सकती हैं और इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी और कंपनी जाके ट्रेड नहीं करेगी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रिविलेज दिया गया था, उनको एक एज दिया गया था कि सिर्फ आप ही जाके ट्रेड करेंगे। तो इस एक्ट से उनके ट्रेडिंग राइट्स, उनके साउथ एशिया में जो ट्रेडिंग राइट्स है उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई इस एक्ट में, एंड दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। अभी जब मैं आपको आगे इसके प्रोविजंस में आपसे डिस्कस करूंगी, सो आई विल बी टेलिंग यू दिस, आई विल जस्ट शो इट टू यू वंस, दैट देयर वाज टर्मिनेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली विद इंडिया एक्सेप्ट इन कॉमर्स विद चाइना एंड टी। यानी चाइना और चाय, ये दो चीज़ों को छोड़ के बाकी हर तरीके के ट्रेड से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि इट वाज द मोनोपोली वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड, तो ये गलत है, क्योंकि ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, इन दो चीज़ों पे आज भी, यानी 1813 के एक्ट पास होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड कि 1813 में ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म करना पड़ा। ऐसा क्या हो गया एकदम से कि उन्हें लगा कि नहीं, अब इनकी मोनोपोली को हटा देते हैं और सिर्फ चाय और चाइना के साथ ट्रेड करने में मोनोपोली रखते हैं, बाकी सब चीज़ों से हटा देते हैं। तो कुछ तो इवेंट ऐसा बैकग्राउंड में हुआ होगा। सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। द मेजर कॉज for this was the continental system which was introduced in Europe by Napoleon Bonaparte. We all know this character, we all know who he is. So जब नेपोलियन का यूरोप में वर्चस्व, उनका डोमिनेंस बढ़ने लगा, तो उन्होंने ये बात बोल दी कि जो भी उनके अलाय कंट्रीज़ हैं उसमें से कोई भी कंट्री इंग्लैंड के गुड्स को अपने यहाँ नहीं आने देंगी। Now we need to understand that Europe has always been a very very big market for British goods. अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था, यानी कि बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा था, बहुत सारे गुड्स बन रहे थे, तो उन गुड्स को बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। तो यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट थी। यूरोप वॉज अ वेरी बिग मार्केट यूरोप वॉज अ वेरी बिग मार्केट फॉर इंग्लैंड, फॉर द ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स, फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, दिस वॉज अ वेरी बिग मार्केट। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद जब कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया गया तो इस मोनोपोली को, इस उनके जो आई वुड से इस मार्केट, यूरोपियन मार्केट को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया। यूरोपियन मार्केट को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स के लिए, कि ब्रिटेन मेड गुड्स अब यूरोप में नहीं आएंगे। अब आप खुद सोचिए कि इंग्लैंड में जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जिनकी फैक्ट्रीज होगी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, अब वो क्या करेंगे? भाई यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो तो बंद हो गई, अब वो कहाँ जाके बेचें? अब अफ्रीका भी जा सकते हैं, अब आप अफ्रीका भी तो कॉन्टिनेंट है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या अफ्रीका में रहने वाले लोगों की इतनी परचेजिंग पावर है कि वो ब्रिटेन में मतलब ब्रिटिश या ब्रिटेन में बने गुड्स को खरीद पाएँ? तो ऐसा तो नहीं है। तो आप कहाँ जाओगे बेचने? तो उस केस में कंट्रीज लाइक इंडिया आर वेरी लुक्रेटिव, वी ऑफर अ वेरी बिग मार्केट, उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी और आज भी। इसीलिए जो बाकी कंपनीज थी
इंग्लैंड में, उन्होंने बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को आप ख़त्म करिए। अब हमें भी मौका मिलना चाहिए वहाँ जाकर ट्रेड करने का, क्योंकि हम अपने गुड्स अब यूरोप में बेच ही नहीं सकते, अफ्रीका में परचेजिंग पावर नहीं है, तो हम जाएँ कहाँ? तो हमारे पास सिर्फ वही एक मार्केट बचती है जहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर है, लोग हमारे गुड्स खरीदेंगे, बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से 1813 का एक्ट पास किया गया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड किया जाए। लेकिन आई रिपीट, कंप्लीटली मोनोपोली को एंड नहीं किया गया। ट्रेड विद टी और ट्रेड विद चाइना को कंटिन्यू किया गया था। Now let us see the salient features of the act. The first is termination of East India Company's trade monopoly. मैंने आपको बताया, except for trade with China and trade in tea. First, second, कंपनी के गवर्निंग टेन्योर को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अगेन अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, यस, कंपनी के गवर्निंग टेन्योर को सो सॉरी, जस्ट अ मिनट प्लीज़। यस, कंपनी के गवर्निंग टेन्योर को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वाई इज द पेन नॉट वर्किंग? यस इट इज़। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वॉज द एक्ट विच अलाउड द एंट्री ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। इस एक्ट ने बोला कि इंग्लैंड से क्रिश्चियन मिशनरीज अब इंडिया जा सकती हैं और दे कैन स्टार्ट क्रिएटिंग एन इन्फ्लुएंस इन इंडिया। ये एक बहुत मेजर एक्ट है जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हुआ इंडिया में। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वी नीड टू कीप दिस इन माइंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन द टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट्स। अब देखिए, हमें पता है कि लेट 1700s में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नो लॉन्गर जस्ट अ कमर्शियल बॉडी। हमें पता है उनको दीवानी राइट्स मिल चुके थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो इसका मतलब है कि अब उनके जो रेवेन्यू थे वो सिर्फ ट्रेड से नहीं आ रहा था, अब उनको लैंड रेवेन्यू से भी इनकम हो रही थी। तो इस एक्ट में ये बोला गया कि उनकी टेरिटोरियल अकाउंट और उनके कमर्शियल अकाउंट अलग अलग मेंटेन होंगे। यानी जो ट्रेडिंग करके वो पैसे कमा रहे हैं, जो ट्रेडिंग के उनके अकाउंट है वो अलग बनेगा, और बाकी जो टेरिटरी से वो पैसे कमा रहे हैं यानी लैंड रेवेन्यू से जो वो पैसे कमा रहे हैं उसके अकाउंट्स अलग बनेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल 1 लाख रुपए अलॉट करेगी इंडिया में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। अब जिस भी दिन मैं आपसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स डिस्कस करूंगी, आई विल टेल यू, दिस वॉज जस्ट ऑन पेपर कि कई सालों कई डेकेड्स तक ये 1 लाख रुपए प्रोवाइड नहीं किए गए और ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं की गई थी एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन ये पेपर पे था, इट वॉज ऑन पेपर कि 1 लाख रुपए हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी देगी इन ऑर्डर टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको ये अथॉरिटी दी गई कि अब आप भी टैक्सेस लेवी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है लोकल गवर्नमेंट में एक बहुत मेजर फ्लॉ देखा जाता है कि उनके पास फंड्स नहीं होते। आज भी आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी में अगर आपको याद हो, आपने अर्बन लोकल बॉडी या पंचायती सिस्टम पढ़ा हो, उसके जब आप वीकनेसेस पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा वीकनेस होता है कि फाइनेंस ही नहीं है उनके पास पैसे ही नहीं है खुद को ऑपरेट करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है। तो यही प्रॉब्लम 1813 के टाइम पे भी थी, इसीलिए इस एक्ट में बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट भी टैक्सेस लेवी कर सकती है। इसके अलावा कहा गया कि एक बिशप अपॉइंट किए जाएंगे जो कि इंडिया में जो यूरोपियंस रह रहे हैं उनके रिलीजियस इंटरेस्ट का ही विल लुक आफ्टर द रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियंस हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बोला कि जो भी पैसे, जो भी इंडियन रेवेन्यू, जो भी आई वुड से टेरिटोरियल रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट कर रही है वो किस प्रायोरिटी पे खर्च किया जाएगा, इस चीज़ को भी बताया। सबसे पहले उन्होंने इस एक्ट में लिखा था कि जो फाइनेंसेस जनरेट होंगे फ्रॉम द टैक्सेस, द मेजॉरिटी पोर्शन प्रायोरिटी वाइज उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो पैसे खर्च होंगे वो मिलिट्री फोर्सेस में होंगे, कि कंपनी की मिलिट्री फोर्सेस अच्छे से रहें। ऐसा ना हो कि मिलिट्री पे आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो और आपने जो भी टेरिटरी अक्वायर किए वो आपके हाथ से चली जाए। तो सबसे ज़्यादा पैसे और प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा पैसे मिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे। सेकेंड वॉज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट
and third was the operational cost of administrative and commercial establishment of East India Company in India. अगर मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. If you get to write an answer, if you are asked to write an answer in mains exam, you have to ensure कि पहले के 5 पॉइंट आप लिखे ही लिखें. बाकी पॉइंट आप कोशिश करिए कि आपको याद रहें, लेकिन जो पहले के 5 पॉइंट हैं, विच इज़ रिगार्डिंग ट्रेड मोनोपोली, गवर्निंग टेन्योर, क्रिश्चियन मिशनरीज, creating separate territorial and commercial accounts, and allocation of 1 lakh rupees per year for promotion of education in India is very very important. तो ये 5 points आपको याद रखने ही रखने हैं. I hope this video was of some help to you all, and do let me know आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, and thank you very much.